Hello everyone, Jai Shri Ram. Welcome back to my channel. Hi, I'm Priya Arora from Jeend, Haryana, UGC NET qualified in Commerce, CA Foundation, Masters in Commerce and Bachelors in Commerce with honors from Delhi University. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी कॉमर्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसी के तहत आज मैं आपके लिए 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको लेकर बच्चों में बहुत डाउट रहता है और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे पास पर्सनली इस टॉपिक के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई है टू मेक अ वीडियो। सो हियर वी आर विद द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड आई एम डैम श्योर कि आज की वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पर आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छे वाली कमांड हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जब हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ ना कुछ फैक्टर्स यूज होते हैं और हमारे इकोनॉमिक्स में बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वन इज लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। यही 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे प्रोडक्शन के। अब क्या ये जो फैक्टर्स हमारे लग गए बिजनेस में, लैंड का यूज होगा कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, लेबर की एफिशिएंसी यूज होगी, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कहां से आएगा हमारे पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो। और एंटरप्रेन्योर जो है, जो ऑनर है, वही तो डिसाइड करता है ना क्या काम होगा क्या नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग का सारा काम भी एंटरप्रेन्योर का ही होता है, राइट। तो इन चारों फैक्टर्स के बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो क्या ये 4 फैक्टर्स फ्री में हमारे बिजनेस में लग जाएंगे? अब अगर हमने किसी का भी लैंड लिया है टू यूज टू प्रोड्यूस, तो क्या हम लैंड के बदले में, जिसने हमें अपना लैंड दिया है, उसके बदले में उसके लैंड को यूज करने के लिए रेंट देंगे? सो रेंट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड। रेंट हमारी कॉस्ट है, खर्चा है किस चीज का, लैंड को यूज करने का। सिमिलरली जो लेबर लगी हुई है उसको हम क्या देंगे? वेजेस देंगे। सो वेजेस, आई कैन से दैट वेजेस इज द कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट। सिमिलरली जो इंसान ने जब पैसा इन्वेस्ट किया है, ओनर ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो बदले में उसे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना उसके कैपिटल के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैपिटल के बदले में दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज द एक्सपेंस ऑन कैपिटल। सिमिलरली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस में क्यों काम कर रहा है? ताकि उसे बिजनेस का प्रॉफिट मिले। सो प्रॉफिट इज द कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि कॉस्ट क्या है? वो सारा का सारा खर्चा, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो हमने किस चीज पर इनकर किया है? प्रोडक्शन पे। किसकी प्रोडक्शन पे? गुड्स एंड सर्विसेज की। जब भी हमें कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी होती हैं, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ फैक्टर्स यूज किए हैं, राइट। उन फैक्टर्स को यूज करने का जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा का सारा हमारी कॉस्ट होती है। इट कैन बी सेड दैट expenditure incurred on factors of production to produce goods and services is called cost. cost का मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, जितना भी पैसा लग रहा है, वो सारे के सारी हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब समझ आ गया? बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके ऊपर जो भी हमारा खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा हमारी कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट भी ना एक तरह की नहीं होती, कॉस्ट भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, implicit cost, accounting cost, economic cost, money cost, real cost and opportunity cost। अब हम एक एक करके सबका मीनिंग समझते हैं कि ये सब इतने सारे टाइप्स की कॉस्ट जो है ये है क्या, राइट। सो फर्स्ट वी हैव एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जिसके लिए मैंने अपनी जेब में से पैसा पे किया है, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो बनानी है, वीडियो इज माय प्रोडक्शन, वीडियो से जो भी मेरा आउटपुट होगा दैट विल बी माय प्रोडक्ट, राइट। और मैं पोस्ट करूंगी तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ना। अब इस प्रोडक्शन के लिए मैंने जो रिसोर्सेज यूज किए, जो फैक्टर्स यूज किए, मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ? मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ, मैं मार्कर यूज कर रही हूँ, क्या मैं अपना फोन यूज कर रही हूँ एज कैमरा, क्या मैं ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ, क्या मैं माइक यूज कर रही हूँ। तो ये सारे मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। अब इनको यूज करने के लिए क्या मैंने अपनी जेब में से पैसा दिया? क्या मैंने मार्कर खरीदने के लिए पैसा दिया? क्या मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदने के लिए पैसा दिया? क्या मैंने ट्राइपॉड लेने के लिए दिया? राइट। क्या मैंने मोबाइल यूज करने के लिए दिया? राइट। क्या मैंने इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो पे किया? कर रही हूँ ना पे। तो जिस चीज के लिए भी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरे फैक्टर्स हैं उनके लिए मेरी जेब में से पैसा जा रहा है, वो सारे मेरे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, जिसको मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि हाँ भाई 20 रुपए का मेरा मार्कर आया है, 1000 रुपीज का मेरा बोर्ड आया है, 1000 रुपीज का मेरा ट्राइपॉड आया है। इस तरीके से जिसको मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि ये प्रोडक्शन करने के लिए हाय मेरे को इतना खर्चा आ गया, ऐसे बोल देते हैं ना। तो जिस चीज के लिए मैंने जेब में से पैसा दिया वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, क्या मैं इसको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ ना। और अकाउंट्स के अंदर भी इसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर तो हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं ना जिनको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको अकाउंटेंट्स यूज करते हैं इस कॉस्ट को टू अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड ऑन आवर प्रोडक्शन।
ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर कितना प्रॉफिट आया, कितना खर्चा आया, वो सब डिटरमिन करने के लिए जिस कोस्ट को कंसीडर किया जाता है इन अकाउंट्स, वो हमारी एक्सप्लिसिट कोस्ट होती है। इसीलिए जो हमारी एक्सप्लिसिट कोस्ट होती है ना, उसी को अकाउंटिंग कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड वी हैव इम्प्लिसिट कोस्ट। इम्प्लिसिट कोस्ट मतलब मेरे खुद के रिसोर्सेज की कोस्ट, जो मैंने बाजार से ना लेकर, जिसके ऊपर मैंने बाहर पैसा देने की जगह मेरे पास कोई चीज पड़ी थी, मैंने उसको यूज कर लिया। राइट, अब अगर मैं बात करूं मोबाइल की, कैमरा की, मुझे वीडियो बनानी थी, वीडियो के लिए आई नीड कैमरा। अगर तो मैं मार्केट से कैमरा लेकर आती हूँ फॉर दिस प्रोडक्शन, उसके लिए मैं पे कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। बट मैंने सोचा यार मेरे पास मोबाइल है तो, और उसका कैमरा भी ठीक ठाक सही है, तो काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपना ही रिसोर्स यूज कर लिया, ओन रिसोर्स मैंने यूज कर लिया। क्या इस कैमरे के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली इस प्रोडक्शन के लिए, क्या मैंने इस कैमरे के लिए पेमेंट करी अलग से? नहीं की ना, मैंने अपनी खुद का रिसोर्स यूज किया। तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो मेरे खुद के रिसोर्सेज का है, जो अगर मैं अपने रिसोर्सेज यूज ना करती, मार्केट से यूज करती, मार्केट से लेना पड़ता, तो मुझे ये पेमेंट करनी पड़ती। राइट, तो वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो हर तरह की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। वो बोलते हैं क्या हुआ अगर तुमने खुद का रिसोर्स यूज किया, तुम्हारा खर्चा तो आ रहा है ना, तुम अपने रिसोर्स की, जो कैमरे की बैटरी है, जो कैमरे की यूसेज है, वो तो बढ़ा रही हो ना, कभी ना कभी जाकर इसकी वजह से आपके मोबाइल का जो बैटरी लेवल है वो भी कम होगा। ठीक है, मोबाइल की जो वैल्यू है विद द टाइम कम होगी, और वो कम किस वजह से होगी, क्योंकि इसका यूसेज ज्यादा हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्शन का इंपैक्ट तो पड़ रहा है ना मोबाइल के ऊपर, खर्चा तो आ रहा है, कीमत तो लग रही है ना तुम्हारी, तो इसको भी हम यूज करेंगे, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर मुझे जानना है कि मेरी प्रोडक्शन पूरी तरह से पूरी इकोनॉमीज के साथ हुई है या नहीं हुई है, तो मैं हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि मेरी जेब से पैसा गया या नहीं गया। अगर मैं ये देख रहा हूं कि मेरी जेब से पैसा कितना गया, तो वो मैं कंसीडर कर रहा हूं ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। लेकिन जब मैं अपने खुद के रिसोर्सेज की कॉस्ट को भी कंसीडर करती हूँ, वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑन रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ ऑन रिसोर्सेज। अब इस ऑन रिसोर्सेज की कॉस्ट में मैं एग्जांपल के तौर पर अपने इस रूम को भी ले सकती हूँ, जिस रूम में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर मेरे पास ये रूम वेकेंट नहीं पड़ा होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे बाहर से जाकर रेंट पर लेना पड़ता रूम, उसकी जगह मैं रेंट का पैसा देती ना, देती। जब मैं पैसा दे रही हूँ तो वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन जब मैं अपने खुद का रूम यूज कर रही हूँ एज अ प्लेस फॉर प्रोडक्शन, तो उसे मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलूंगी। ठीक है, क्लियर? तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट को भी कंसीडर किया जाता है, इम्प्लिसिट को भी कंसीडर किया जाता है। जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, तो वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट हो जाती है। और जब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की साथ में कि प्रॉपरली कितनी कॉस्ट आई है, कितना खर्चा आया है, तो वो मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। आई होप these four आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट इज द थिंग, सेम थिंग, कि मनी कितनी जा रही है भाई, मुझे तो ये बता दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुमने उधार पे लिया, कैसे किया, जो भी है, जिस चीज को तुम मनी में मेजर कर सकते हो उसकी कॉस्ट मुझे बता दो, वो मनी कॉस्ट हो गई। जो मेरी जेब से जा रहा है वो सारा मेरा मनी कॉस्ट है। तो मनी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सो अगर माइंड चलाया जाए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को किया जाए, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही अकाउंटिंग है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही मनी कॉस्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रियल कॉस्ट की। रियल कॉस्ट क्या होती है कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने में इन रियलिटी मुझे कितना खर्चा चुकाना पड़ा, मेरे को कितने की पड़ी ये चीज। ठीक है, अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ, मेरे को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ कॉस्ट के अंदर। जो खर्चा मैंने अपनी जेब से दिया, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। प्लस अगर मैंने खुद का रिसोर्स कुछ यूज किया है, तो उसकी कॉस्ट भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो रियल कॉस्ट के अंदर हमारी तीन कॉस्ट आती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट तो जी हमें पता है क्या होता है, इम्प्लिसिट भी हमें पता है क्या होता है। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गया नया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बच्चे? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब कि अभी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, इसकी जगह मैंने कुछ और जॉब कर ली होती, इसका ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या था, अगर मैंने ये ना करके वो कर लिया होता, तो उसका जो भी बेनिफिट होता वो मेरा ये करने की कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो प्रोड्यूस कर रही हूँ, वीडियो मेकिंग कर रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग दे रही हूँ, और यही मेरे पास नेक्स्ट जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है कि मैं किसी स्कूल या किसी कॉलेज में जाकर टीचिंग करूँ। अगर मैं स्कूल या कॉलेज में टीच करूंगी तो उससे मेरे पास आएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑफर है to join a school and a STEAM school of my area, और वो मुझे 30,000 पर मंथ जो है सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, वो ठुकरा दिया। मैंने बोला मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे तो अपना पर्सनल ऑनलाइन टीचिंग करना है, चाहे मुझे फ्री में करना पड़े। ठीक है, अब ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए मेरा जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको मैं साइड में करके ये देख रही हूँ कि अगर यार इससे तो कुछ आ नहीं रहा, अगर मैं स्कूल में जॉब कर लेती तो मेरे 30,000 रुपीज पर मंथ आते। अब मतलब कि मेरे को ये वीडियो बनाने की जो मेरे को कीमत है चुकानी पड़ रही है, मुझे वो 30,000 रुपए भी छोड़ने पड़ रहे हैं। दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी क्या है कि वो 30,000 जो मैंने छोड़े,
इस वीडियो को बनाने के लिए वो भी तो मेरी कॉस्ट हो गई ना, वो भी तो मेरी कॉस्ट हो गई। बट इसके लिए आपके लिए दो चीजें जरूरी होनी चाहिए कि एक तो आपके पास ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है, ठीक है, और वो ऑल्टरनेटिव बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करते तो वो जो है इससे थोड़ा सा ही कम था, इसकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली इक्वली अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा था, ठीक है। और वो पॉसिबल भी होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे पुणे में जॉब मिल रही थी मैंने पुणे की जॉब ठुकरा के अपने घर पे करना शुरू किया, नहीं, पॉसिबल भी होना चाहिए कि आपके लिए फीजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और रियल कॉस्ट के अंदर हमारी एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी तीनों कॉस्ट आती हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट मैप इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर क्लियर टू यू। हमारे पास ना एक और क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ कॉस्ट को बाइफरकेट किया हुआ है और क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन क्या होता है, ऐसा टाइम जिस टाइम पर हमारा जो एक फैक्टर है प्रोडक्शन का वो तो कम से कम फिक्स रहेगा ही रहेगा और बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल रहते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स आना दे कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट। अब फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर मेरा आउटपुट चाहे 0 है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर विद ईच लेवल ऑफ आउटपुट मेरे किसी फैक्टर की कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, तो उसे बोलते हैं फिक्स रहना, फैक्टर जो है मेरा फिक्स्ड है। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आउटपुट में चेंज होने की वजह से उसकी कॉस्ट भी चेंज हो रही है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरी इस रूम की, ठीक है, अगर मैं वीडियो बना रही हूं तो मेरा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। मैं 2 घंटे वीडियो बनाऊंगी, 2 घंटे मेरी लाइट चलेगी। मैं 3 घंटे वीडियो बनाऊंगी, मेरी 3 घंटे लाइट चलेगी। सिमिलरली मैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए आउटपुट बढ़ाती जाऊंगी, मेरा आवर्स ऑफ वर्क बढ़ाती जाऊंगी, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल विल बी माई वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रूम की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कि मैंने ये रूम जो है वो रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है। रूम इज माई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, रूम इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दिस प्रोडक्शन जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्शन के लिए रूम इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अगर मैंने ये रूम रेंट पर लिया हुआ है तो क्या रेंट ओनर जो है, जो लैंड ओनर है, क्या वो ये मेरे कंसीडर करेगा कि मैंने इस रूम को यूज किया या नहीं किया, मैंने इस रूम को 1 दिन यूज किया या पूरा महीना यूज किया? वो तो मेरे से मंथली रेंट लेगा ना। तो मेरा प्रोडक्शन चाहे कितना हो रहा है, चाहे मैंने 0 यूनिट प्रोड्यूस करी, चाहे मैंने 1 घंटा पढ़ाया, चाहे मैंने 4 दिन पढ़ाया, चाहे मैंने 30 दिन पढ़ाया, वो तो मेरे से रेंट पूरे महीने का लेंगे ना। तो आउटपुट का किसी भी तरह से इफेक्ट हो रहा है क्या मेरी कॉस्ट के ऊपर? नहीं हो रहा। सो रेंट इज माई फिक्स्ड फैक्टर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ दिस रूम। इस रूम की जो कॉस्ट है दैट विल बी फिक्स्ड, राइट। तो इसीलिए जो रूम है ये तो मेरा हो गया फिक्स्ड फैक्टर, और जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ये मेरा हो गया वेरिएबल फैक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड शॉर्ट रन के अंदर ये जरूरी होता है, नेसेसरी होता है कि एटलीस्ट 1 फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि फिक्स्ड है, बाकी के सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, राइट, दे कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम शॉर्ट रन के अंदर भी ना अलग अलग टाइप की कॉस्ट पढ़ेंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट का आपको सिर्फ मीनिंग पता होना जरूरी है। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या, इससे ज्यादा डिटेल्ड अभी आपका 11th क्लास के अंदर नहीं है। इन फर्दर फ्यूचर क्लासेस, इन फर्दर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन डिटेल टू, बट अभी के लिए आपका शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर भी ना हम अलग अलग टाइप की कॉस्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टोटल कॉस्ट पढ़ोगे, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ोगे, आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ोगे। सिमिलरली आप एवरेज कॉस्ट पढ़ोगे, एवरेज टोटल कॉस्ट पढ़ोगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ोगे, और साथ ही साथ आप एक मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ोगे, ठीक है। अब इन सारी कॉस्ट के बारे में पढ़ना, इनका रिलेशनशिप जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर, जो कि अब हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट वी हैव टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। TFC denotes total fixed cost, TVC denotes total variable cost and TC denotes total cost। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है ना, इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि मेरी जो बिल्डिंग का रेंट है प्लस जो भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए या जितने भी तरह के खर्चे हैं वो सारे के सारे टोटल कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वो सारी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है जो विद द चेंज इन आउटपुट मेरी चेंज हो रही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट चाहे कितना भी चेंज हो जाए दैट कॉस्ट रिमेन्स सेम। एग्जाम्पल से आप यहाँ भी देख सकते हो विद दिस टेबल 0 1 2 3 4 5 मेरा जो आउटपुट है विद 1 लेवल ऑफ आउटपुट जो है ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। बट जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरी सेम है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विच इज 12, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी चेंज नहीं होती। अगर मैं एक बार इसको पूरे को भूल जाऊं, सिर्फ इतना पार्ट देखूं, आउटपुट 0 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12, आउटपुट 1 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12, 2
12, 3, 12, आउटपुट चाहे कितना भी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी सेम है। इसको अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करती हूँ तो मेरा कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरी इस तरीके की होती है। कैसे, देखो बच्चों, अगर ये आउटपुट 0 है, 0 पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, 1 अगर मैं यहाँ लू, 1 पर भी 12 है, 2 यहाँ लिया, 2 पर भी 12 है, 3 पर भी 12 है, 4 पर भी 12 है, 5 पर भी 12 है। तो बेसिकली ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है या ऐसे बन रही है? ऐसे बन रही है, दैट मीन्स दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इसकी जो शेप होती है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। और ये किसके पैरेलल है? क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है? तो इसकी शेप को मैं लिख सकती हूँ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ना, विद ईच लेवल ऑफ आउटपुट मेरी बढ़ती है। अगर मैं 1 घंटा अपनी ये लाइट चला रही हूँ तो मेरा बिजली का बिल इतना आएगा, राइट। अगर मैं अपना जो टाइम है वो बढ़ा दूं, मैं 2 घंटे बढ़ाने लग जाऊं, 2 घंटे अब ऑनलाइन क्लास लेने लग जाऊं, 2 घंटे मेरी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, मेरी लाइट्स चलेंगी, तो मेरा बिल कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर मैंने आउटपुट और बढ़ा दिया, 3 आवर्स का टाइम यूज करना शुरू कर दिया, मेरा और बढ़ेगा। तो हो क्या रहा है, मेरा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। 0 आउटपुट पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 है। अगर मैं यूज ही नहीं कर रही तो मेरा बिल क्यों आएगा? अगर मैं लाइट यूज ही नहीं करूंगी तो मेरा बिल क्यों आएगा? एक्सेप्शन है हमारी, वो मिनिमम कॉस्ट आपका जो बिल है वो आता ही आता है। बट अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रही तो ये यूसेज का बिल तो नहीं आ रहा ना, तो 0 यूनिट्स पे 0 रहेगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 10 रुपीज का आ रहा है। अगर मैं 2 यूज कर रही हूँ तो मेरा 15 आ रहा है। अगर मैं 3 यूज कर रही हूँ, एक यूनिट जैसे जैसे मैं बढ़ाती गई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ता गया। इसी को अगर मैं जब हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो मेरी कुछ इस तरह की शेप आती है। अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करती हूँ तो मेरी कुछ ऐसी शेप बन रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये मुझे उल्टा एस नहीं लग रहा? एस मेरा ऐसे बनता है और अभी ऐसे बन रहा है, इन्वर्टेड एस बन रहा है। तो जो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है दैट इज इन्वर्टेड एस शेप। और इसका रीजन क्या होता है बच्चों? इसका रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हो प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन और कॉस्ट क्या होते हैं ना, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। रिवर्स कैसे कि जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करते जाओगे उतनी आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ना वैसे वैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन जो है वो कम होने लग जाती है। प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग यही चीज है कि जब आप प्रोड्यूस करते हो, आउटपुट बढ़ाते हो, तो स्टार्टिंग में तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। लेकिन एक टाइम के बाद आपकी कॉस्ट एकदम स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाती है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में भी कर तो ये पूरा टाइम इंक्रीज रही है, बढ़ ही रही है। स्टार्टिंग में ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, बाद में ये एकदम स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसकी जो शेप है वो एस शेप इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में ये इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आउटपुट और बढ़ता जाएगा तो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए इसकी शेप बिल्कुल एस शेप बन जाती है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब 0 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं लग रही, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो है, रेंट तो मुझे देना ही है ना। तो टोटल कॉस्ट भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे मैंने 12 प्लस 10 किया, 22 हो गया जब मैंने 1 यूनिट प्रोड्यूस की। सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करने पे 12 प्लस 15 27 हो गया। इसी तरीके से मैंने बाकी की टोटल कॉस्ट भी निकाल ली, कैलकुलेट कर ली। अब जब मैंने टोटल कॉस्ट को ग्राफ पर प्लॉट किया, टोटल कॉस्ट के कर्व को, सारे के सारे स्केड्यूल को एज इट इज मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, तो मेरी शेप फिर से इन्वर्टेड एस बनी। क्यों? क्योंकि देखो ये भी तो बढ़ रही है, लेकिन स्टार्टिंग में तो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, और फिर देखो कितने का डिफरेंस आ गया, एकदम स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये भी इन्वर्टेड एस शेप्ड होती है। इसका रीजन भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। द डिफरेंस इज दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती है, राइट? क्यों? क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन जो टोटल कॉस्ट होती है ना वो ऊपर से स्टार्ट होती है, वो भी वहां से स्टार्ट होती है जहां पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब इस पॉइंट पर मेरी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जहां से मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट होती है वहां से मेरी टोटल कॉस्ट स्टार्ट होती है। बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यही मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यही मेरी टोटल कॉस्ट है एट द लेवल ऑफ 0। इसलिए ये मेरी ऊपर से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों के तीनों कर्व प्लस तीनों के तीनों कॉस्ट कवर अप हो जाती है। टोटल कॉस्ट की तीनों कॉस्ट को अच्छे से जानने के बाद अब हमारे पास आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कि एक यूनिट को बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, उसे हम एवरेज बोलते हैं। जब मैं उसे बोल देती हूँ एएफसी, एएफसी किसको डिनोट करता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को।
एबीसी किसको डिनोट करता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, एंड एसी बोल लो चाहे एवरेज टोटल कॉस्ट बोल लो, एक ही बात है, दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी है। अगर मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता है, राइट, अगर मुझे आउटपुट पता है, तो क्या मैं एवरेज निकाल सकती हूँ, टोटल डिवाइड बाय आउटपुट, कि 0 यूनिट बनाने पे मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, दैट विल बी द एएफसी। क्यू डिनोट करता है हमारे आउटपुट को। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के लिए जरूरी है मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता हो। जब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं उस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट की आउटपुट से, तो वो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट भी इसी तरीके से निकलती है बच्चों, पर यूनिट टोटल कॉस्ट होती है, ये टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरा आउटपुट का लेवल है 2, ठीक है, एट दिस लेवल आई हैव टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 12, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज फॉर एग्जांपल वी हैव 22, ठीक है, जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी दैट विल बी 34, राइट। अब इस डाटा से मुझे अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो और एवरेज कॉस्ट निकालनी हो एट द यूनिट 2, एट द लेवल ऑफ आउटपुट 2, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय 2 दैट इज 6, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 22, आउटपुट कितना है 2, 22 डिवाइड बाय 2 11। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 2 दैट इज 17। तो इस तरीके से मेरी एवरेज जो है, एवरेजेस निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल। अब इनका अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ ऑल द एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और उसके बेसिस पर जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, उन पॉइंट्स को, उस शेड्यूल को जब मैं ग्राफ पर प्लॉट कर देती हूँ, तो मेरे कुछ इस तरीके के मेरी शेप्स बन जाती हैं। ये है मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप। इस शेप को बोला जाता है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस शेप के अंदर आप एक चीज ध्यान देना कि ये लाइन ना बिल्कुल कोस्ट के बिल्कुल नियर है, सिमिलरली ये भी बिल्कुल नियर है, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच होने का मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट जो है वो जीरो हो रही है, राइट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो होती है या कभी इंफिनिटी होती है? नहीं होती ना। तो जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं है, कभी इंफिनिटी नहीं है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे जीरो या इंफिनिटी हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसीलिए ना तो ये कभी एक्स एक्सिस को टच करती और ना ही कभी ये वाई एक्सिस को टच करती, और इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। ना ये कभी ऊपर जाएगी, ऊपर भी नहीं जाएगी, बेस्ट क्या होता है डिक्रीज ही होती है हमेशा, कभी भी इंक्रीज नहीं होती। क्यों डिक्रीज होती है? देखो बच्चों, चाहे मेरा 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, मेरी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 12। मैं 12 को 0 से डिवाइड करूंगी, कुछ नहीं आएगा, आएगा कुछ नहीं आएगा। मैं 12 को 1 से डिवाइड करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 12। मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 6। मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 4। ये हमेशा डिक्रीज ही होगी, कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना, आउटपुट तो कभी कम नहीं होगा। ये चीज बढ़ी जा रही है, ये चीज कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो कांस्टेंट वाली चीज को मैं इंक्रीजिंग वाली चीज से डिवाइड करूंगी तो उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती हुई आएगी। तो ये हमेशा डिक्रीज होगा, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक पैरेलल होना शुरू हो जाएगी। इसकी शेप इस तरीके से होना स्टार्ट हो सकती है, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ना तो ये कभी एक्स एक्सिस को टच करती, ना ही कभी ये वाई एक्सिस को टच करती, और ना ही कभी ये बढ़ती। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैरेलल हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाती है, बट कभी भी इंक्रीज नहीं होती, ना ही एक्स एक्सिस को टच करती, ना ही वाई एक्सिस को टच करती, बट ये हमेशा डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, एंड देन वो स्टार्ट कर देती है इंक्रीज होना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है ना, तो इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, राइट। उसके बाद वो किस रेट पे बढ़ना शुरू करता है? वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये भी हमारी यू शेप्ड होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज आर यू शेप्ड कर्व। सिमिलर तरीके से एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी एवरेज टोटल कॉस्ट ही होता है। यहां ही देख लो, 6 + 11 = 17, राइट। तो इसकी शेप भी हमारी यू शेप ही होती है, और ये हमारी इन दोनों के समेशन से बनता है। ठीक है, क्लियर है एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों कि टोटल कॉस्ट में पर यूनिट कितना चेंज आ रहा है। सो पर यूनिट चेंज इन टोटल कॉस्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट है एक पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो उससे प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट को, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल
जैसे बच्चों मैंने ले लिया आउटपुट, ले लिया मैंने 0 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कॉस्ट मैंने ले ली, मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने 12 22 36 एंड 48, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट को हमने माइनस करना होता है। इससे प्रीवियस कुछ है नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा डैश आ गया, कुछ भी नहीं आया। इससे प्रीवियस हमारा 22 से प्रीवियस कौन सा है 12, 22 माइनस 12 दैट विल बी 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आए 36 माइनस 22 कितना हो गया 14, 48 माइनस 36 कितना हो गया बताओ 12, ठीक है। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट निकलती जाती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हमारी इस तरीके से निकलती है और इसकी शेप ना हमारी यू शेप्ड होती है, शेप हमारी इसी तरीके से रहती है, ठीक है बच्चों। क्लियर है, मार्जिनल कॉस्ट की शेप भी हमारी यू शेप्ड होती है। फॉर्मूला इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 चेंज इन टोटल पर यूनिट चेंज इन टोटल कॉस्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट में जितना चेंज हो रहा है उसको डिवाइड कर दो चेंज इन आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट मुझे दिया हुआ है कुछ, मतलब कंप्लीट नहीं दिया हुआ, मुझे दिया है कि जब 1 लेवल ऑफ आउटपुट था तो मेरी टोटल कॉस्ट थी 12, 4 लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट है 48। अब बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी फ्रॉम 4 to 1, तो कैसे निकालेंगे। आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है 3, उसको रख दो नीचे। टोटल कॉस्ट में टोटल कितना चेंज हो रहा है 16 30 36, ठीक है। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है 36, आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है 3, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी आ जाएगी 12, ठीक है बच्चों। इस तरीके से निकाला जाता है, क्लियर है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट हमारा तब होता है अगर हमें बीच के आउटपुट नहीं दिया हुआ, प्रीवियस नहीं दिया हुआ, उससे प्रीवियस दिया हुआ, मतलब हमें लेवल ऑफ आउटपुट 1 दे दिया, उसके बाद सीधा 4 दे दिया, सेकंड थर्ड के बारे में बताया ही नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं और इससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट में माइनस कर देते हैं फ्रॉम द करंट टोटल कॉस्ट, उससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है। एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द पर यूनिट चेंज इन टोटल कॉस्ट। इसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो हमारी सिमिलर तरीके से यू शेप कर्व भी हमारा बनकर आ जाता है। Okay student, now we have the most important topic of this chapter and the most awaited one too. So now we have relationship between AC and MC जो 99% आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है and this is the most important topic of this whole chapter, ठीक है। इसको हम अब अच्छे से समझेंगे, इतनी इजी से समझेंगे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसका ग्राफ बना लिया। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमें दिखा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमने प्रॉपर्ली प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद हमें दिख क्या रहा है कि एवरेज कॉस्ट भी कम हो रहा है, स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रहा है, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू किया लेकिन एवरेज कॉस्ट अभी भी डिक्रीज हो रहा है, फिर एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया, फिर क्या हुआ कि एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट ने कट करके एकदम रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ गया। अब एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, यही दिखा। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में हमारा जेलिसी का रिलेशन होता है। वो कैसे होता है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है। अब मार्जिनल कॉस्ट ने कहा अच्छा बच्चू मेरे से चालाकी देख, तू डिक्रीज कर रहा है ना, मैं भी डिक्रीज करूंगा और तेरे से ज्यादा डिक्रीज करूंगा, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा डिक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट जब बढ़ना शुरू हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट ने बोला अच्छा तू बढ़ रहा है, देख मैं तेरे से भी ज्यादा बढ़ के दिखाऊंगा। तो मार्जिनल कॉस्ट ने क्या किया, एवरेज कॉस्ट को तेजी से रफ्तारी से कट किया और एकदम आगे चला गया, तेरे से ज्यादा बढ़ के दिखाऊंगा, तो सोचता क्या है अब मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में जेलसी का रिलेशन होता है। तो इसको हम अब लिखते कैसे हैं कि स्टार्टिंग फेज में देखो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है, एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है, एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है, बट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है। सेकंड केस में क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट तो अभी भी कम हो रहा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो सेकंड स्टेज में हमने यही लिखा कि एवरेज कॉस्ट इज स्टिल डिक्रीजिंग बट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एक टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम पे कांस्टेंट हो गया, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो गया बट मार्जिनल कॉस्ट अभी भी बढ़ रहा है। जब ये कांस्टेंट है तब भी तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ ही रहा है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग। अब क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को कट कर दिया, कट कर दिया कह सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो मैंने यही लिखा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बिल्कुल इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को कट कर दिया, बट कौन से पॉइंट पर कट किया, जहां एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है। क्या इसके बाद कभी भी एवरेज कॉस्ट नीचे है, नहीं है, यहां से तो वो बढ़ना शुरू हो गया, इंक्रीजिंग स्टेज पे चला गया। सो दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो मिनिमम पॉइंट पर है अपने, उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को कट कर दिया, इक्वल हो गए ये दोनों के दोनों। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, बट मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग मोर देन एसी। कैसे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये ऊपर है ये नीचे लग रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ऊपर की ऊंचाई के बारे में बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप जो है वो डिस्क्राइब होता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको लिखना कैसे है, जो आपको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई थी उसको एग्जैक्ट उसी तरीके से ग्राफ बना दीजिएगा विद प्रॉपर लेबलिंग, आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस एंड कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसी पॉइंट से कट करना चाहिए जहां आपका एवरेज कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पर है। स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट विल रिमेन down from the average cost and then marginal cost will increase more than average cost। and जो points आपको लिखवाए हैं 5, इन्हीं 5 points को आप exactly proper sentence बनाकर लिख दोगे तो किसी भी तरह से आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको मिल जाएंगे। बच्चों, हमने समझ लिया कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। हमने ये सबके मीनिंग तो समझ लिए। अब इनके बीच में भी कुछ रिलेशनशिप होता है क्या, वो हम अब यहाँ से सीखेंगे। मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले लिख दी है और आपसे जब रिलेशन पूछा जाता है तो उसका बेस्ट तरीका ही ये होता है कि ग्राफ बना दो और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। अब हम पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये ग्राफ आपको जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि मैंने ये तीनों चीजें आपको अभी सिखाई थी, राइट। ग्राफ बनाने के बाद एक ही ग्राफ के अंदर तीनों चीजें प्लॉट कर दी। उसके बाद लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। सेकंड पॉइंट, total fixed cost is still constant but total cost and total variable cost starts increasing with the increasing rate। थर्ड पॉइंट, टोटल कॉस्ट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, लिख दिया मैंने। फोर्थ पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्जैक्टली सेम है, यहां भी इतना ही डिस्टेंस है, यहां भी इतना ही डिस्टेंस है। इसका रीजन क्या है, आई नो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रही हूँ, मींस टोटल कॉस्ट माइनस टीवीसी की बात कर रही हूँ, वो किसके इक्वल है, टीएफसी के, एंड टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। इसीलिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। इसी को आपको एक्सप्लेन करके लाइंस में पॉइंट्स बनाकर लिख देना है और आपका ये रिलेशनशिप आपका डिफाइन हो जाएगा। सिमिलर वे में एएफसी, एबीसी और एसी का हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। हमने प्रॉपर्ली इसका डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने इसके पॉइंट्स लिखने स्टार्ट किए कि स्टार्टिंग फेज में तीनों के तीनों डिक्रीज कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, मैंने तीनों लिख दिया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, ऑल ऑफ देम आर डिक्रीजिंग। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों के दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टिल डिक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ने बढ़ना शुरू कर दिया, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टिल डिक्रीजिंग, वो दोनों बढ़ रहे हैं बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी डिक्रीज कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, क्या मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है, ये दोनों है तो यू शेप्ड, बट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है। यहां देखो कितना ज्यादा गैप है और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, बिल्कुल सिमिलर रीजन है कि एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब डिक्रीज हो रहा है तो इन दोनों का डिस्टेंस भी तो डिक्रीज ही होगा, यही चीज हमने लिखनी है। तो रिलेशनशिप्स इस तरीके से आपके दोनों के दोनों डिफाइन हो जाते हैं, डिटरमिन हो जाते हैं। रिलेशनशिप लिखने का तरीका बेस्ट यही होता है बच्चों की ग्राफ बनाओ, प्रॉपर लेबलिंग करो और उसको डिफाइन कर दो, एक एक पॉइंट लिखते जाओ कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, उससे नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है एंड एट लास्ट स्टेज क्या हो रहा है। और जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो ग्राफ के अंदर उसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। आई होप दिस रिलेशनशिप इज क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा था दैट वाज कांसेप्ट ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारी 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और आज की हमने वीडियो में क्या क्या सीखा है, क्या क्या टेक अवे हम लेकर जा रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट समझा पूरा कॉस्ट का क्या होता है विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझी, जिसमें हमने समझा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट हमारी क्या होती है। विद द प्रॉपर एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करके हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा, कॉस्ट के टाइप्स को समझा। उसके बाद हमने समझा कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है एंड लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, उसमें हमारे फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, अच्छे से हमने उसको भी समझा। उसके बाद हमने बात करी टोटल कॉस्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट भी हमने पढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। इसी तरीके से हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझा विद प्रॉपर टेबल, शेड्यूल्स, ग्राफ एंड जो हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने अच्छे से समझते हुए इन सारी कॉस्ट को भी अच्छे से समझा। लास्ट में हमने रिलेशनशिप्स पढ़े जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का पढ़ा। उसके बाद हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा, उनके बीच का रिलेशन समझा। और उसके बाद हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी रिलेशनशिप समझा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई डोंट थिंक आपका कोई भी पॉइंट इस पूरे चैप्टर में रह गया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो स्कूलमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही हो ना तो वो बांट देनी चाहिए ताकि सामने वाले का भी भला हो। ठीक है, पर साथ ही साथ हमें इस तरीके से मोटिवेशन मिलती है, जितने ज्यादा व्यूज आते हैं और आप लोगों के कमेंट से भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को भी ड्रॉप कर दीजिएगा और साथ ही उन टॉपिक्स को भी ड्रॉप आउट कर दीजिएगा जो आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट फ्यूचर में बनानी चाहिए, जिन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। Thank you so much guys for watching this video till the end. इसी तरीके से stay tuned, stay happy और ठंड से बचकर रहिए. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys for watching this video. Thank you.